नमस्कार, मेरा नाम कविश और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर। रेडियो राजस्थान 90.8 एफएम का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और रेडियो पे जो लोग इस खास पॉडकास्ट को, इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनका भी बहुत-बहुत वेलकम है इस खास प्रोग्राम में। आज हम इस प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं नवनिर्मित जिला गंगापुर सिटी के एक महान शिक्षक उमेश जी शर्मा से, डीएस साइंस एकेडमी। एक ऐसा नाम जिसने गरीब, मध्यम वर्गीय और हर एक तबके से आने वाले हजारों विद्यार्थियों को अपने डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने के सपनों को हकीकत में तब्दील करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर, बहुत-बहुत वेलकम है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कवि जी सर, आपका और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत नमस्कार, हाँ, प्रणाम। बिल्कुल सर। पिछले सर 17-18 सालों से विद्यार्थियों से लेकर सैकड़ों टीचर्स जो है वो आपसे एक अपना एक लगाव रखते हैं और जब भी पूछा जाता है तो जवाब यही मिलता है कि सर का स्वभाव जो है वो काफी सरल है। मार्गदर्शन हमेशा मिलता है, जब भी जरूरत होती है, हमेशा मदद मिलती है। और ये कोरोना कालखंड में भी देखने को मिला कि जब देश के अलग-अलग कोनों में स्कूल्स अपने टीचर्स की या तो सैलरी कट कर रहे थे या फिर जॉब टीचर्स को गंवानी पड़ रही थी, आप मजबूती से अडिग अपने टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ खड़े थे। सर, क्या ऐसा लगाव है आपका या अपनत्व है शिक्षा के प्रति जो आपके विश्वास को अडिग रखता है, चाहे परिस्थितियां प्रतिकूल ही क्यों ना हो? सर, जो चीज़ें आपने पूछी है कि लगातार निरंतरता इतने सालों तक की होना और कठिन से कठिन समय में कैसे चीज़ों को कंटिन्यू रखा गया, तो उस संदर्भ में एक लाइन में अगर आंसर देने की कोशिश करूँ, जी। तो मुझे लगता है कि एक वजह जो रही है, वह है विद्यार्थियों और अभिभावकों का जो विश्वास मुझे मिला है, जी। या मेरी संस्था को जो विश्वास मिला है, वह अद्भुत है, अटूट है। बिल्कुल। और यह विश्वास मुझे बहुत अंदर से बहुत प्रेरित करता रहता है। और कभी जी कहूँ, दूसरी वजह रही कि बहुत सारे परिवारों को मैंने उनकी बहुत सारी आर्थिक स्थितियों को जब मैंने सुधरते हुए बहुत करीब से देखा। हम्म। जब एक परिवार का एक बच्चा पढ़ करके आगे कुछ बन गया, कुछ निकल गया, तो उस परिवार की स्थिति ऐसे बदली मानो उस परिवार की सारी खुशियां केवल उस बच्चे के पढ़ाई कर देने भर से थी। हम्म। हम्म। तो इस बात ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया। हम्म। और सच कहूँ तो किसी भी कार्य को आप कठिन से कठिन समय में लगातार केवल तभी कर सकते हैं कभी सर, जब आपको अंदर से प्रेरणा मिलती हो, आपको आत्मसंतुष्टि मिलती हो और हर दिन आपको उस चीज में डूब जाने का मन करता हो बिल्कुल। और उस कार्य को करने का मन करता हो। अंदर से फक्र महसूस होता है। तो इस शिक्षा के कार्य को मैंने इतने लंबे समय से, जो मेरा अनुभव है, मैंने उसमें सब किया। तो मुझे हर दिन यह महसूस हुआ कि मैं जिस रास्ते पर हूँ, इससे दूसरा कोई महत्वपूर्ण कार्य हो ही नहीं सकता। शायद इसीलिए मैं इस काम को बहुत अच्छे ढंग से कर पाया और मुझे लगता है कि इस दुनिया में इससे बेहतर और दूसरा कार्य हो भी नहीं सकता। जी। हज़ारों डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनाए, हमारे पढ़े हुए विद्यार्थी आईएएस, आईपीएस जैसा आपने कहा, बहुत सारे विद्यार्थी लगभग 20,000 विद्यार्थी जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जो समय मैंने निकाला है, बिल्कुल सही दिशा में निकाला है। हर दिन इस चीज़ ने मुझे प्रेरित किया है। हाँ, ये ज़रूर है कुछ समस्याएँ आती हैं कभी-कभार, जो अपने समाज के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो आपको सही रास्ते से भटकाना चाहते हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। हम्म। तो ऐसी लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी तभी आ पाती है जब बहुत सारे परिवारों ने, बहुत सारे अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने लगातार मुझे हिम्मत दी। उन्होंने अपना विश्वास जताया। तो आज आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उन सभी अभिभावकों का दिल से आभार और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और डीएस साइंस एकेडमी के प्रति उनका जो अटूट विश्वास रहा है, वह अद्भुत रहा है। इतना मेरे जीवन में जो मुझे मिला है, मेरी योग्यता से कहीं ज़्यादा है। हालाँकि मैंने भी जीवन में उनके लिए सब कुछ न्योछावर किया है, अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने अभिभावकों के लिए, हम्म। पर उससे ज़्यादा मुझे मिला है। तो आगे भी मैं यही हर दिन आज अपनी संस्था के लिए जो मेहनत करता हूँ या मेरी टीम जो मेहनत करती है, तो दिमाग में बस एक ही बात रहती है कि विद्यार्थियों का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, अभिभावकों का संबल बना रहना चाहिए। कोटा हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। हम्म। इतना नज़दीक होने के बावजूद भी एक छोटा-सा स्कूल है, हम्म। जिसमें इतनी भारी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। हम्म। बहुत सारी आज के ज़माने में आधुनिक व्यवस्थाएँ हमारे पास उपलब्ध कराना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद भी
बच्चों का पढ़ना मैं कई बार सोचता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है हुँ, कि आज के ज़माने में जब हमारे यहाँ कोई हाई-फाई व्यवस्था नहीं, कोई हाई-फाई इंफ्रा नहीं, इसके बावजूद भी बच्चे गंगापुर सिटी को छोड़कर, डीएस को छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करते। हुँ, मुझे तो लगता है कि संस्था पर उनका जो विश्वास है, उनको लगता है कि संस्था उनके करियर को बनाने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे थे कि ये कैसे हो पाया, तो उसकी वजह यही है कि आत्मसंतुष्टि मिलती है, अभिभावकों का जो विश्वास मिलता है, हुँ, जो उनका धन्यवाद हमारे लिए रहता है, उनके मन में हमारे प्रति जो इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, वो हर दिन हमें जगाती रहती है, इस काम को निरंतर करने के लिए। और हाँ, दूसरा जो प्रश्न आपने जो पूछा था कोरोना काल से संबंधित, तो वह काल निश्चित रूप से काफ़ी कठिन दौर से जब हम गुज़र रहे थे, हुँ, तो उस वक़्त मुझे पर्सनली जो चिंता थी, वो अपने पढ़ाने के कार्य को लेकर के थी। हुँ, यदि दूसरे स्कूलों की तरह यदि मैं इसको बंद कर दिया होता या पैसे की बचत कर ली होती, जी, तो जो व्यवस्था उस समय थी, अभिभावकों के पास ऐसी स्थितियाँ नहीं थी कि वो पैसे दे पाएँ। उस वक़्त रोज़ी-रोटी उनके परिवार के लिए व्यवस्थित कर पाएँ, यही बड़ी भारी चिंता थी। हुँ, और दूसरा ये कि हमारा परिक्षेत्र भी ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति वाला हो और ऐसी स्थिति में एक बच्चे की फीस जमा करे या बच्चे अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, बड़ा कठिन दौर था सर उस समय। तो उस समय हर योग्य व्यक्ति की पहचान भी होनी थी ऐसी स्थिति में, हुँ, हुँ, तो उसको किस तरह से फेस करना है, हुँ, तो हमारे अंदर बस यही ऊर्जा थी कि ऐसी स्थिति में हमें खड़ा होना चाहिए बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ और उस समय अभिभावकों के साथ जो खड़े हुए, उसका एक बहुत फ़ायदा ये मिला कि उस समय हमारे बच्चों का बेस हमने खराब नहीं होने दिया। करेक्ट। गंगापुर सिटी में जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा था, चाहे वो तीसरी क्लास में हो, 7वीं हो, 10वीं में हो, 12वीं में हो, किसी भी क्लास में हो, उसका बेस खराब नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसका बेस खराब नहीं है। बिल्कुल। लेकिन स्थितियाँ अगर दूसरे बच्चों की हिंदुस्तान में बात करें, तो उनका बहुत सारे बच्चों का बेस खराब हो गया। हुँ, 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 कहीं न कहीं संस्थाओं ने शायद उस दिन उनके साथ खड़े नहीं होने की वजह से जो 1-2 साल का जो दौर गुज़रा, वो उनके बेस को ही लीड हुआ। हुँ, हुँ, मुझे पता था कि ये समस्या एक न एक दिन सॉल्व हो जाएगी और सॉल्व हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो ही जाना है। हुँ, हुँ, लेकिन बच्चों का जो नुकसान होगा, ये जो पीढ़ी का जो बड़ा नुकसान होगा, तो इस चीज़ ने मुझे अंदर से बहुत डराया था। सच कहूँ तो मैंने अपने आप को तैयार किया कि कुछ भी हो जाए, जी। पैसे का नुकसान कोई भारी नुकसान नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन यदि इस पीढ़ी के कुछ बच्चों का भी भविष्य यदि मैं बचा पाया हुँ, हुँ, और यदि उनका बेस बचा पाया, तो मुझे लगेगा कि मैंने जीवन में एक सही कदम उठाया है और उस समय जबकि स्थितियाँ बहुत विपरीत थी। तो आज मुझे जो आत्मसंतुष्टि होती है, ऐसा लगा करके या ऐसा लगा कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम व्यवस्था करते हैं इधर-उधर से, क्योंकि कभी पैसे को हमने बहुत ज़्यादा महत्व तो दिया नहीं कभी जी सर। जी। ऐसा भी नहीं है कि अभिभावकों के साथ में बहुत ज़्यादा पैसा लेकर के मैंने आधुनिक सुख-सुविधा में अपना जीवन जिया हो। हुँ, जो हुँ, पैसा आता है वो फैकल्टीज़ को ही देने में निकल जाता है। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए हमारी संस्था इसी सिद्धांत पर कार्य करती है कि बच्चों का जो पैसा है वो शिक्षकों के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल सर। इस वजह से इतना लंबा सफर तय हुआ है और शायद आगे हमारी जो टीम चल रही है और उसमें हम लोग ये ध्यान रखें कि बच्चों का और अभिभावकों का विश्वास हम नहीं टूटने देंगे और डीएस साइंस एकेडमी में जो भी बच्चा पढ़ता है वो फक्र के साथ में महसूस करे कि हिंदुस्तान में किसी भी जगह पढ़ रहे बच्चे से उसकी एजुकेशन की क्वालिटी बेहतरीन हो और इतना विश्वास हमारे अभिभावकों को हमारे ऊपर है। और एक बात इसमें मैं यहाँ और भी कभी जी जोड़ना चाहूँगा जी। कि यहाँ जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको दूर-दूर की जो संस्था है, वो कई प्रकार के लोभ, लालच और प्रलोभन देते हैं। आप जानते ही हो इस चीज़ को हुँ, हुँ, कि कभी जब टॉपर कहीं का होता है, तो निश्चित रूप से उससे संपर्क किया जाता है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कबीर साहब कि आज तक हमारा कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक कभी भी इस रास्ते से नहीं भटका और अपने बच्चों के साथ कभी ऐसा समझौता नहीं किया चंद पैसों के लिए या कोई लालच के लिए हुँ, हुँ, कि वो लुभावने में तरीकों में आ गया हो और बच्चे को ले गया हो। उसे उसको पूरा विश्वास होता है डीएस साइंस एकेडमी पर हुँ, हुँ, कि और यही विश्वास है कि जिसने इतनी लंबी जर्नी तय करवाई है और मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी शख्स इतनी लंबी दूरी जो तय करता है ना, जी, वो एक विश्वास की बदौलत ही तय करता है। बिल्कुल। देखो बड़े-बड़े ब्रांड जो कई सौ सालों से एक ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश्ड हैं हुँ, हुँ, और उनके मुझे लगता है कि जनता का उनके प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास की वजह से वो अपनी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते हैं।
बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न पूछा है ना, इसमें सबसे बड़ी वजह जो रही है इस सब चीज में, वह विश्वास रही है। न विश्वास कभी मेरी संस्था ने तोड़ा है, नहीं कभी हम इसको तोड़ेंगे। देखिए, क्वालिटी एजुकेशन देना ही हमारा प्रमुख ध्येय रहा है और इसे हमेशा देते रहेंगे, और उसके लिए चाहे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़े, हुँ, हम हुँ। इसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बिल्कुल सर। और सर इसी इसी कड़ी में जो है अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ना सिर्फ अभिभावकों के लिए अपितु आम नागरिक जो है जो इस एपिसोड को सुन रहे हैं बेशक उनके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि आपने गंगापुर सिटी की शिक्षा व्यवस्था को एक मजबूत आयाम प्रदान किया है। आज गंगापुर सिटी में यदि कोई शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां से कोई बच्चा आपके मार्गदर्शन में ना पड़ा हो। आज सोशल मीडिया पर हजारों लाखों फॉलोअर्स आपको देखते हैं सुनते हैं। मेरा आपसे सर सवाल ये है कि क्या सिर्फ शिक्षा जो कि आपने अपने आप में एक समाज सेवा है, इस पुण्य कार्य को लेकर ही आप समाज सेवा करते रहेंगे या फिर राजनीति के माध्यम से भी आप भविष्य में समाज के लोगों की सेवा में कदम आगे बढ़ाएँगे? क्योंकि बहुत सी कमियाँ हैं समाज में जिनको एक एजुकेटेड लीडर ही समझ सकता है और आपने पिछले 2 दशक में शिक्षा के माध्यम से एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप का उदाहरण पेश किया है। क्या समाज को एक शिक्षाविद, मजबूत इरादों वाला राजनीतिज्ञ मिलने वाला है? क्या जो जेन्युइनली लोगों का आप में इसको लेकर एक विश्वास है? क्या मानते हैं इसको लेकर आप? आदरणीय कबीर जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएँ हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी। कि मेरा राजनीति में जाने का क्या इरादा है, क्या सिनेरियो रहेगा? हुँ, तो देखिए, जैसा मैंने पहले ही प्रश्न के आंसर में आपको कहा कि मुझे आज जो आत्मसंतुष्टि और खुशी केवल इस बात से मिलती है कि बहुत सारे परिवारों की स्थिति अच्छी हो गई है। जी। जब उनके बच्चों ने पढ़ाई की और इस कार्य को मैंने बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर दिया है, हुँ, हुँ, डिसेंट्रलाइज़ कर दिया है। हुँ, आज मेरी जो संस्था है उसमें इतने अच्छी अगर टीम नहीं बन पाई होती, जी, तो शायद मैं ज़िंदगी भर मेरी अंतिम साँसों तक केवल मैं शिक्षा के कार्य को ही करता। बिल्कुल। क्योंकि टीम बन गई है और टीम में बहुत ही एजुकेटेड और टैलेंटेड लोग जुड़ गए हैं और मेरे सपनों को, मेरे अभिभावकों के और बच्चों के सपनों को अपना सपना समझ करके जी रहे हैं हुँ, और इस कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से अंजाम दे रहे हैं। हाल ही के आईआईटी जेईई मेन के रिजल्ट्स ये दर्शा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में हमारा जो रिजल्ट्स रहा है वो बहुत अच्छे रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरी टीम पर। तो मन में आता है कि जब आप किसी कार्य को करते हो या किसी चीज का एक इंसान होने के नाते एक लालच तो होता ही है। हुँ, जब समाज में इतना सारा हमने देखा है कि परिवारों में खुशियां आई हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां अच्छी हुई है, तो हुँ, एक लालच सा है कि समाज को और बेहतर कितना किया जा सकता है। बिल्कुल। शिक्षा के माध्यम से जो चीजें चल रही हैं और टीम क्योंकि मिल गई है और डिसेंट्रलाइज्ड हो गया सारा मामला, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। चाहे आज गंगापुर सिटी की बात हो या सीकर की बात हो, क्वालिटी एजुकेशन डीएस साइंस एकेडमी का प्रमुख दे रहा है और डीएस ग्रुप इसे दे भी रहा है। डीएस का हर सदस्य अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि मेरी उपयोगिता और क्या हो सकती है? जी, तो मेरी अब जो अंतिम उपयोगिता है, मेरे समय में जो बची हुई वो मैं चाहता हूँ कि समाज को कुछ ऐसा दे करके जाऊँ, जिसके लिए मुझे आत्मसंतुष्टि मिले और अगले सालों में जितने भी वर्ष मुझे समाज के साथ में जुड़ा रहूं, मुझे प्राउड फील हो सके अपने आप पर। तो मुझे लगा कि समाज में बड़े लेवल पर मैं तभी सहयोग कर पाऊंगा शायद जब मैं राजनीति में कुछ ऐसे कार्य जो मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारियां मुझे दी जाएंगी उन्हें मैं पूरा करूं। बिल्कुल। सर बहुत सारी इसमें मैं कहना चाहूँगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर कि जी, जहाँ यदि उनको व्यवस्थित तरीके से यदि चीज़ों को किया जाए, जी, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। हुँ, तो बिल्कुल इस तरह की स्थितियाँ बनने के चांसेज़ हैं। हुँ, मैं मेरी टीम के साथ राय-मशवरा हमने किया है। हमारे जो भी सहयोगी हैं, जो हमारे साथ अपनी भावनाओं को ढंग से रख पाते हैं, हमें समझ पाते हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, हुँ, उनसे राय-मशवरा हो गया है। तो उस राय मशवरे के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि यदि कुछ ऐसा होता है, उन लोगों की अनुमति मुझे मिली गई है और यदि ऐसे हालात पैदा होते हैं कि राजनीति में यदि कुछ ऐसा मौका मिलता है कि मैं समाज को अच्छे ढंग से बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए मैं निश्चित रूप से उत्सुक हूँ और मेरे जीवन के अंतिम समय में इसको बहुत अच्छे लेवल पर जितना जितनी मेरी क्षमता है, उसको मैं ले जाने की हिम्मत रखता हूँ, क्षमता रखता हूँ और लगता है कि देश के साथ मैं बहुत कुछ अच्छा कर जाऊँगा। कबीर जी, यदि ऐसे अवसर बन रहे हैं तो संभावना रहेगी इस दिशा में आगे बढ़ा जाए क्योंकि इसके पीछे बहुत सीधी-सी बात जो है,
वो ये है कि जिस तरह से मैंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में ईमानदारी के साथ जो काम किया है, जी। तो उस ईमानदारी के साथ भी मैं इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ। हुँ, और मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि ये समाज और बेहतर हो सके, और ईमानदारी के साथ यदि कोई कार्य को कर पाए तो समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। बिल्कुल। और जब समाज को कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, और समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और यदि इसमें मेरा नाम भी जुड़ता है तो इसमें मुझे खुशी होगी, गर्व होगा। इतनी सी बात के बाद मैं ऐसा बिल्कुल परफेक्ट वाइज़ एक-एक पॉइंट जो है मैं आपको इसमें बता सकता हूँ हुँ, हुँ। कि एक इंसान के रूप में आपके हाथ में इतना अधिकार नहीं होता, लेकिन जब आपके पास में अधिकार होते हैं तो पूरे समाज को आप नई दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल। आज मोदी जी का ही एग्ज़ाम्पल लीजिए आप। जी। मोदी जी यदि इस कार्य को छोड़कर अगर कोई और कार्य कर रहे होते, हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या इतनी बड़ी समाज को या इतने बड़े हिंदुस्तान को इस दिशा में ले जाया जा सकता था क्या? बिल्कुल। तो वो ले गए। तो कम से कम मैं छोटे स्तर पर ही सही, उनकी सोच के साथ, जिससे आज समाज की स्थिति को अच्छा कर पाऊँ, कम से कम उस लेवल पर ले जाने का प्रयास करूँ। तो मेरी उपयोगिता मुझे बहुत अच्छे ढंग से जो हो सकती है इस समाज को लेकर के, इसको देश को लेकर के, राजनीति में जो भी कुछ ज़िम्मेदारी उठाने से ही मुझे लगता है होगी। और जी, यदि ऐसे अवसर बन रहे हैं, तो आगे भी आप चर्चाओं में ये चीज़ें रहेंगी, सामने आता रहेगा, आप सुनते रहोगे, जो भी चीज़ें आपसे बात होती रहेगी, बिल्कुल, आप बिल्कुल। सुनते रहोगे, चीज़ों को देखते रहोगे। तो इसमें सच बताऊँ तो मेरा लालच ये भी है कि यदि इस तरह की राजनीति में हम आगे बढ़े, तो शिक्षा के कितने बड़े आयाम स्थापित कर सकता हूँ। हुँ, इस तरह से भी मेरे मन में एक लालच है हुँ। कि मैं समाज को और कितना बेहतर दे पाऊँ, शिक्षा के नए आयाम तक पहुँचा पाऊँ। रही बात गंगापुर सिटी में शिक्षा के आयामों को लेकर के जो आपने पूछा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो है सब चीज़ें वेल मैनेज प्लान तरह से चल रही हैं, हुँ, और भविष्य की प्लानिंग भी हमारी टीम ने पूरी बना ली है। बिल्कुल। सर इसी इसी में जब आप बातचीत कर रहे थे तो मेरा अगला सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि पिछले 10 साल में जो एक गवर्नमेंट रही है, बीजेपी की जो सरकार एक रही है, एक कंट्री को आगे ले जाने का काम जो है वो अपने-अपने हिसाब से हर कोई करना चाहता है। तो प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप को आप कितना सहमत हैं? उनके विज़न को आप किस तरीके से देखते हैं? और यदि राजस्थान में आपकी एक एंट्री होती है चुनाव में, तो उस हिसाब से गंगापुर सिटी को क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पीछे है, आप आगे ले जाने का प्रयास करेंगे? जी, आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत वाजिब प्रश्न है। देखो, हमारा क्षेत्र आर्थिक रूप से और कई जो है आदिवासी क्षेत्र होने के कारण बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे 10 वर्ष पूर्व ही मोदी जी के साथ राजनीति में आ जाना चाहिए था, तो मैं इस क्षेत्र की दिशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता था। हुँ, हुँ। मुझे वो 10 साल का कार्य भी पिछले 10 साल का कार्य भी पूरा करना है और आगे भी पूरा करना है। तो निश्चित रूप से बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं लोगों की अपेक्षाओं पर, उनके विश्वास पर अगर मैं खरा उतर पाऊँ। और आपने जो पूछा था कि मोदी जी के कामों के बारे में, तो हाल ही में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का होना अयोध्या में, जी। इतने सालों के बाद ऐतिहासिक कार्य का होना, हुँ, और ये भारत में नहीं पूरे विश्व में हर हिंदुस्तानी के लिए, हर धर्म का जो भी लोग हो, हुँ, उसके मन में ये बड़े गर्व की साथ मैं बताऊँगा कि ये जो घटना हुई है, ये जो कार्य हुआ है, ऐसा महसूस होता है गर्व के साथ कि कम से कम इस दौर में जिसमें हम जी रहे हैं, हुँ, हुँ। उस दौर में हम लोग इसको होते हुए देख पा रहे हैं। बिल्कुल। और आज से 30-40 साल बाद लोग केवल इसको किताबों के माध्यम से या पढ़ी हुई लिखी चीज़ों के माध्यम से सुन पाया करेंगे। हुँ, हुँ, हुँ। और ये विचार कर पाएँगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो पाया। जी। तो सबसे पहले तो इस बड़े कार्य के लिए मैं आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण कार्य इस देश के लिए संपन्न किया है। हुँ, और रही बात कि भगवान राम के बारे में अगर मैं एक लाइन कहूँ, तो भगवान राम तो इस देश की, और इस देश की नहीं वरन संपूर्ण प्रजाति की और इस पूरी कायनात की आत्मा है। हुँ। तो अ,
बात ये है कि हो सकता है कि इसमें अलग-अलग धर्मों की राय अलग-अलग हो, लोग अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं जो अलग-अलग नज़रिए से वो देख रहे हों। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते चूँकि एजुकेशन से जुड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि हर धर्म में ये बराबर की मान्यता है और मुझे आज ये मुद्दा को हम इसलिए वरीयता दे रहे हैं कि ये जो ऐतिहासिक कार्य हुआ है इसकी ज़रूरत थी। बिल्कुल। और कोई भी जब बड़ा कार्य हो या अधूरा कार्य पूरा हो जाए तो ये कंसंट्रेशन की बात होती है। हुँ, केवल हुँ। हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर बोलने का बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि हम किसी धर्म या किसी मान्यता को हम वरीयता नहीं दे रहे हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि एक बहुत अधूरा काम बहुत अच्छे ढंग से संपादित हुआ है, हुँ। तो इसलिए इस पर बात करने की ज़रूरत है और आपने पूछा है कि इस क्षेत्र के विकास के बारे में तो मैं आपको निश्चिंतता के इस भाव के साथ में कह सकता हूँ कि मैं मेरे में जितनी क्षमता है या जो मैंने इस क्षेत्र को बहुत नज़दीकी से जाना है, लगभग 60,000 परिवारों में मेरा सीधा संपर्क है, मैं सीधा जुड़ा हुआ हूँ। हुँ। हर परिवार की स्थिति से, हर गाँव की स्थिति से, उनकी क्या-क्या समस्याएँ कभी जी ताज्जुब होता है आज इस ज़माने में अगर मैं आपके दर्शकों को ये बताऊँ कि हमारे क्षेत्र में कई ऐसे गाँव हैं, जहाँ एक भी पक्का घर नहीं है। अच्छा। और आप देखोगे ना जाकर के तो कागज़ों में काम हो रहे हैं लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ है। हुँ, यहाँ हमारी महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। हुँ। आज भी प्रधानमंत्री जी की जो पेयजल योजना चल रही है, इतनी सारी योजनाएँ चल रही हैं, उनका धरातल पर लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जी। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज के उत्थान के लिए, मेरे क्षेत्र के उत्थान के लिए अगर मेरी क्षमताओं के आधार पर मैं कुछ कर पाऊँ, तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल। सर इसी को लेकर क्योंकि सर समाज में अ, एक एक लीडरशिप एक मजबूत लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एजुकेटेड लीडर को चुनते हैं, जो पहले से बहुत सारी चीज़ों को व्यवस्थित करता है, तो समाज को उसका फ़ायदा जो है वो 100% मिलता ही है। एक मेरा सवाल जो है वो एक न्यूज़ हमने कुछ दिनों पहले देखी थी कि आप जो है वो सीनियर सिटीज़न्स को रामलला के निःशुल्क दर्शन कराने वाले हैं। तो पहला तो मेरा ये सवाल है आपसे कि रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, एक ऐतिहासिक कदम है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसका जवाब आपने अभी दिया है। दूसरा मेरा सवाल जो है, वो ये है कि सीनियर सिटीज़न्स को रामलला के दर्शनों का लाभ मिले, आपके माध्यम से ये विचार आपके दिमाग में कैसे आया? क्या रूपरेखा आपने इसको लेकर सोची है? हाँ, आपने जो पूछा है कि सीनियर सिटीज़न्स को क्यों मैंने ऐसा प्रोग्राम किया है, इसकी वजह क्या है? तो आप देखेंगे कि ज़माना इतना आगे निकल गया है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हुँ, हुँ। फिर नौकरी पेशा हो तो उसके पास में या कोई भी ज़िम्मेदारी को अपने परिवार के पालन की कोई भी ज़िम्मेदारी को कोई व्यक्ति उठा रहा हो, हुँ, तो व्यावहारिक रूप से देखें तो कोई भी बच्चे के पास में अपने मम्मी-पापा को लेकर दर्शन कराने को प्रैक्टिकली रूप में देखा जाए तो आसान नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि वो इतनी व्यस्तता में जीवन जी रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन में ये बात आई कि समाज की तरफ से मैं भी कुछ ऐसा कर जाऊँ और मेरे जीवन का तो ये सबसे बड़ा सुखद कार्य है हुँ, हुँ। कि जो मेरे मन को बहुत संतुष्टि पहुँचाएगा। तो प्रतिवर्ष लगभग 1100 जो है सीनियर सिटीज़न्स को मैं यात्रा करा पाऊँ, तो मैं मानूँगा कि मैंने मेरे जीवन को मैं धन्य मानूँगा इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दे कर के। बिल्कुल सर, आई मीन जैसा आपका विचार है, जो आप 1100 लोगों को प्रतिवर्ष दर्शन कराने का कह रहे हैं, आई मीन निश्चित तौर पर इसका लाभ जो है वो भगवान आपको जीवन में ज़रूर देगा। आपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ में सर ख़ास बातचीत की, कुछ सवाल हमने आपसे पूछे। आगे भी आपसे सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। किसी नए दिन, नए पॉडकास्ट को लेकर हम आपके सामने फिर से दर्शकों हाज़िर होंगे। हमारे साथ में उमेश जी शर्मा सर जुड़े हुए हैं। डीएस साइंस एकेडमी गंगापुर सिटी से। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद कबीर जी, आपको और आपके दर्शकों को बहुत-बहुत आभार। साथ ही सर गंगापुर सिटी से भी कुछ लोग इस बातचीत को ज़रूर सुनेंगे। गंगापुर सिटी के जो लोग हैं, जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने भारत देश को विकसित दिशा में ले जाने के लिए बहुत सारी दिशाओं पर काम करना होगा। आज केवल एक अकेले रूट पर हम बहुत ज़्यादा काम करके देश को उस लेवल पर नहीं ले जा सकते। क्योंकि आप जब केवल एक रूट पर काम कर रहे होते हैं, तो जो दूसरे रूट होते हैं, यदि वो सही नहीं है, तो बाकी जिस रूट पर आप जिस प्रगति को करना चाहते हैं, उसकी प्रगति धीमी पड़ जाती है। अब
करने को तो बहुत सारी चीजें हैं। अपनी बीजेपी गवर्नमेंट ने, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी दिशाओं में काम किया है। आप अपने आप में ये बहुत काबिले तारीफ बात है, चाहे टैक्सेशन की बात करो, जिस तरीके से उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया। उन्हें गवर्नमेंट के कोई भी प्लान को लो, चाहे कृषि विभाग की बात करो, सर्विस पॉलिसीज की बात करो, जनधन योजना की बात करो, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं जो पहले से बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें पंक्चुअलिटी आई है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारी पंक्चुअलिटी आई है। हम्म। और जो सफाई जैसा जो बहुत साधारण सा मुद्दा है, जिस पर कभी गौर ही नहीं किया गया, मोदी जी ने उस पर बहुत फोकस किया। और हमारी जो महिलाएं, जो हम तो गाँव में देखते थे कि धुएं के मारे उनकी आंखें खराब हो जाया करती जी। थी, जी। और कितने कठिन दौर से वो जीवन जी रही थी। तो उनके लिए सिलेंडर उपलब्ध कराया, बैंक सेक्टर में भी बहुत अच्छे काम किए, यातायात की दिशा में तो अभूतपूर्व कार्य किया है, जी। और आस्था के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। मुझे लगता है कि एजुकेशन के रूट से इन सभी क्षेत्र में, सभी दिशाओं की तरफ यदि बचपन से ही बच्चों को एजुकेशन दी जाए, तो उसके थ्रू माइंड को यदि हम तैयार करना शुरू करें, तो एक युवक बचपन से जिस तरह संस्कारित किया जाए, उसके अंदर यदि संस्कार डाले जाएँ और एजुकेशन दी जाए, तो मेरे हिसाब से नए भारत का निर्माण तभी हो पाएगा। और बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, उसमें एजुकेशन को जोड़ने की ज़रूरत है, हम्म। जिसमें हमारा ज़्यादातर समाज पहले से ही ट्रेंड किया हो, बचपन से ही ट्रेंड किया हो, तो हम्म। आगे जाकर के ये जो पीढ़ी है, वो देश को बहुत अच्छी दिशा में, एक नए विकसित भारत के रूप में जो मोदी जी की सोच है, उस पर चली जाएगी। और एजुकेशन पॉलिसीज़ में भी मुझे लगता है कि बहुत सारे परिवर्तन की ज़रूरत है। हाँ, चाहे कोर्स की बात करो, चाहे सब्जेक्ट की बात करो, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों को, दिमाग को अच्छे ढंग से हम तैयार कर पाएँ। बाकी चीज़ें भी इसी से कंट्रोल होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन ही एक ऐसा रूट है, जिससे सभी रूट निकलते हैं। बिल्कुल। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है, जो दुनिया में हर समस्या का जिससे निदान किया जा सकता है, प्रगति की जा सकती है। हम्म। चाहे टेक्नोलॉजी की प्रगति की बात करो, चाहे संस्कृति में बहुत अच्छी स्थिति बनाने की बात करो, या देश में एकजुटता लाने की बात करो, हम्म। ये सब एजुकेशन से ही संभव है। बिल्कुल। तो खैर, जो भी मौका मिलेगा उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सोच है, मुझे लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, सभी दिशाओं में एक साथ इतना अच्छा कार्य किया जा रहा है। हम्म। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी ज़िम्मेदारी या मेरे क्षेत्रवासियों की बात है, मैं अपना बेस्ट करने का ही कोशिश करूँगा। जी। और मुझे लगता है कि एजुकेशन एक बेस्ट रूट है, और सबसे इम्पोर्टेंट रूट भी है। और यदि इसको ढंग से मैनेज किया जाए, तो एक नया भारत और एक नया समाज हम स्थापित कर सकते हैं, और हम सभी सुखी और एकजुटता के साथ रह सकते हैं, और दूसरी दिशाओं में भी बहुत अच्छी प्रगति कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कबीर जी, आपको और आपके दर्शकों को।